सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बुक वाला प्रश्न है कि अभी हाल ही में लॉन्च एक पुस्तक है जिसका नाम है बेटर नेवर स्टॉप्स। इसको अभी लॉन्च किया गया। पूछ रहे इसके लेखक कौन है, तो आंसर होगा श्याम श्रीनिवासन। तो श्याम श्रीनिवासन ने अपनी पहली किताब अभी लॉन्च की है जिसका नाम है बेटर नेवर स्टॉप्स। ये किताब उनके जीवन के अनुभवों और बैंकिंग करियर से जुड़ी सीख पर आधारित है। इसमें उन्होंने बताया कि इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और खुद को बेहतर बनाते रहना चाहिए। श्याम श्रीनिवासन इससे पहले फेडरल बैंक के एमडी सीईओ रह चुके। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ये होमवर्क प्रश्न रहेगा आपके लिए। अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, जैसे हमने बताया था कि भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसी तरह से अमेरिका का है फेडरल रिजर्व। और अभी इसके नए हेड बने थे, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा है। तो बस मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि उसके नए हेड का नाम क्या है, ये आपको बताना है, आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। वैसे हमारा तो बुक वाला प्रश्न था, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। एक बुक हमने पढ़ी थी द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये ऑटोबायोग्राफी है बेगम कुदसिया रसूल की। और आपको याद रखना है कि वे भारत का संविधान का मसौदा तैयार करने वाली जो संविधान सभा थी उसकी एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। और भारत दैट इज इंडिया को लिखा अभिजीत जोग ने। द 11th आर क्विंटेट ऑफ स्टोरीज को सलमान रुश्दी ने लिखा। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर को रंजन महाजन ने। व्हेन इट ऑल बिगिन को राकेश मारिया ने। सनातन संस्कृति के अटल दृष्टि अटल जी के ऊपर ये बुक वासुदेव देवनानी ने लिखा, जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। द ग्रेट सैंक्शन हैक उर्जित पटेल ने लिखा। ये आरबीआई के फॉर्मर पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, वर्तमान में तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, इसको लिखा सिकंदर कुमार ने। माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट को उदय माहुरकर ने लिखा। और महामना वांग्मय, ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी के लेखनों और उनके भाषणों का संग्रह है, कलेक्शन है। अब इसका ये दूसरा संस्करण आया, इसको लॉन्च किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने। इन सर्विस ऑफ द नेशन रिफ्लेक्शन ऑफ अ ब्यूरोक्रेट को लिखा प्रताप सिंह ने। अनलाइकली पैराडाइज को लिखा संजय राउत ने, जो कि शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड को मनोज मुकुंद नरवणे जी ने, जो हमारे पूर्व सेना प्रमुख हैं। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी भी इन्हीं की है। वाई द कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर को पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने। और अभी 2 बुकें आई थी, द बेंच, द बार, द बिजार्रे एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल, इसको हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता उन्होंने लिखा। तो यहाँ पे 15 बुक्स हैं, ये हमने रिवाइज किए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वर्ष 2026 के गोडाई स्ट्रोनाइक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा चंद्रयान 3 मिशन को। तो अभी एक्चुअली में इसरो का ही तो है चंद्रयान 3 मिशन। तो इसरो को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। और किसने दिया? अमेरिका की एक संस्था है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स। इसने इसरो को 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार अभी 21 मई को जो एस्केंड 2026 सम्मेलन का आयोजन हुआ था वॉशिंगटन डीसी में, वहां पर दिया गया इसरो को। और इसरो को क्यों मिला या किसके लिए ये सम्मान मिला? तो ये पुरस्कार इसरो को चंद्रयान 3 मिशन की शानदार सफलता पर मिला है। चंद्रयान 3, इसके बारे में आपको बताऊंगा वैसे अभी, लेकिन आप मोटा मोटी जानते भी होंगे। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर दक्षिणी ध्रुव के पास में इसने सफल लैंडिंग की थी। और ऐसा करने वाला ये भारत दुनिया का पहला देश बना था। वैसे चंद्रमा पर लैंड करने वाला या सफल लैंडिंग करने वाला तो दुनिया का चौथा देश बना था। दोनों में अंतर समझ में आया। चांद पर उतरने वाला, सफल लैंडिंग करने वाले तो हम चौथे देश बने थे दुनिया के, लेकिन साउथ पोल पर लैंड करने वाले पहले देश थे। और इस पुरस्कार की बात करें, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार की, ये क्या है? तो ये अंतरिक्ष विज्ञान और रॉकेट तकनीक के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे आधुनिक रॉकेट विज्ञान के जनक रॉबर्ट एच गोडार्ड की याद में दिया जाता है। ये सम्मान उन वैज्ञानिकों या संस्थाओं को मिलता है जिन्होंने अंतरिक्ष तकनीक में बड़ी उपलब्धि हासिल की। चंद्रयान 3 की ही बात कर ले, इसको वैसे लॉन्च हमने किया था कब? 14 जुलाई 2023 को। और 23 अगस्त 2023 को इसने सफल लैंडिंग की थी चंद्रमा के साउथ पोल पर। इसलिए 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा, इसको लॉन्च हमने कहां से किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट के जरिए? LVM-3M4, जिसे बाहुबली या फेटबॉय भी कहते हैं। और इसमें जो लैंडर था उसका नाम विक्रम है, जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है। इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम भी पूछा जा चुका है एग्जाम में 2 बार, पी वीर मुथुवेल। और जिस स्थान पे ये लैंड किया था ना, उस स्थान को हमने नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, तो ये भी कुछ खास बातें हैं जहां से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके लिए इसरो को ये सम्मान मिला, तो इसरो की बात कर ले। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर बंगलुरु है। चेयरमैन है वी नारायणन, 11वें नंबर के हैं। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने अभी भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका नाम है INS संघमित्र को अभी कहां पर लॉन्च किया? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने, जिसका मुख्यालय आपको कोलकाता में ही मिलेगा, और अभी इसने 20 मई को भारतीय नौसेना के लिए अपना पहला अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्तीपोत जिसका नाम है INS संघमित्र, या इसको यार्ड 3039 से भी जानते हैं, और अभी इसको लॉन्च किया इन्होंने। और याद रखना, ये 4
नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल में से पहला है, मतलब ये 4 बनाएगा इस तरह के, और इसमें से अभी पहला इसने लॉन्च कर दिया। तो आईएनएस संघमित्र ये एक बड़ा समुद्री सुरक्षा जहाज है जिसे भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है, और मैंने आपको बताया अभी कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स शिपयार्ड में इसको लॉन्च किया गया है। तो अब अगर आपसे पूछे आईएनएस संघमित्र क्या है, तो ये भारतीय नौसेना का एक आधुनिक गश्ती जहाज है, पेट्रोल वेसल है या पेट्रोल शिप है, जो समुद्री में सुरक्षा और निगरानी का काम करे। और इस जहाज का जो नाम है ना, ये सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा के नाम पे रखा गया है। उन्होंने, आपको याद है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। और मैंने आपको बताया गार्डन रिच शिप बिल्डर भारतीय नौसेना के लिए इस तरह के टोटल 4 आधुनिक नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको वैसे अगर बात करें ना कि इस तरह के जो जहाज है, कौन से, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, इस तरह के जितने भी बनने हैं ना भारतीय नौसेना के लिए, तो उसमें तो वैसे ये दूसरा है आईएनएस संघमित्र। इससे पहले आईएनएस साची आ चुका है, लेकिन उसको बनाया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। लेकिन आईएनएस संघमित्रा को भी आपने नोटिस किया होगा, मैंने पहला बोला है। अब उसका कारण क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, तो ये आधुनिक जहाज है जो समुद्र में निगरानी करेंगे, सीमा सुरक्षा में मदद करेंगे और तस्करी और समुद्री अपराध रोकेंगे। आपदा राहत और बचाव कार्य में भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। एक्चुअली में इस तरह के टोटल 11 बनने हैं। 7 बनाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और 4 बना रहा है गार्डन रिच शिप बिल्डर भी। और इसके लिए डिफेंस ने कितना बजट दिया है, 9,781 करोड़ रुपए। अब जो गोवा शिपयार्ड 7 बना रहा है ना, तो उसमें से पहला ये बना चुका है अभी इसी साल, उसका नाम है आईएनएस साची। और गार्डन रिच शिप बिल्डर ये 4 बना रहा है, उसमें से पहला है आईएनएस संघमित्र। तो जो ये निर्माण कर रहे हैं, ये 7 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, उसमें से पहले पहले का इन्होंने निर्माण करा, ठीक है। और अगर टोटल में से देखेंगे तो पहला आईएनएस साची था और अभी ये दूसरा है आईएनएस संघमित्र। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई विभाग का गठन किसने किया है? तो आंसर होगा केरल ने किया है। तो केरल ने अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग से एक बड़ा सरकारी विभाग बना दिया, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। पहले एआई से जुड़े जो भी मामले थे, जो भी काम थे, वो सामान्य आईटी विभाग के अंदर ही आते थे। लेकिन अब केरल सरकार ने एआई को इतना महत्वपूर्ण माना है कि उसके लिए अलग से विभाग ही बना दिया, और इस विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है पीके कुनहाली कुट्टू को। वैसे उनके पास आईटी, उद्योग और स्टार्टअप ये सब विभाग भी हैं, और अब एआई का विभाग भी इनके पास होगा। और सरकार ऐसा क्या कर रही है जिसके लिए इसने अलग से ये विभाग बना दिया? तो सरकार चाहती है कि नई टेक्नोलॉजी से रोजगार बढ़े, स्टार्टअप्स और कंपनियां आए, सरकारी काम तेज और स्मार्ट बने, एआई का उपयोग जनता की सेवाओं में हो। तो अलग से विभाग होगा तो ज्यादा से ज्यादा एआई के ऊपर ये काम कर पाएंगे, उसीलिए इन्होंने अलग से इसके लिए विभाग बना दिया। और इतना ही नहीं, केरल तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया, और इसके बाद तमिलनाडु में भी, जहाँ पे जोसेफ विजय अभी थलापति नए मुख्यमंत्री बने, तो तमिलनाडु केरल के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बने। लेकिन बात तो केरल की है, क्योंकि पहला राज्य तो ये है, तो ये रहा मैप में केरल। और कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गई है। नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन बने। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राज्य के पशु हाथी हो गया। पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल पुष्प है कोनिकोना। वृक्ष है नारियल का फल है कटहल। मछली है ग्रीन क्रोमाइट। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, अनामुडी शोला नेशनल पार्क है। इडुक्की डैम है यहाँ पर पेरियार नदी पर। 2 क्लासिकल डांस है यहाँ पे, कथकली और मोहिनीअट्टम। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम है। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें तो ओणम हो गया, त्रिशूर पूरम हो गया, अट्टुकल पोंगल हो गया, मकर बिलक्कू हो गया, विश्व उत्सव हो गया। पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव भी यहाँ मनाया गया था। उसके अलावा केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है? तो विश्व उत्सव आंसर होगा। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल को मसालों का बाग कहा जाता है। सबरीमला टेम्पल भी आपको मिलेगा केरल में ही। अब कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देखें यहाँ से। तो एक तो हमने पढ़ा था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, और ये बदलाव संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जा रहा है? तो अनुच्छेद 3। और केरल सरकार ने टाइडल फ्लडिंग, टाइड्स के कारण जो बाढ़ आती है, तो उसको राज्य विशिष्ट आपदा, स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया। भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दे दी इसने। कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भी भारत का पहला राज्य बना केरल। केरल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को आसान और डिजिटल बनाने के लिए मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। अभी केरल सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए स्तरीय सुरक्षा योजना शुरू की। महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की घोषणा की केरल ने। केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है थान्या नाथन सी। और अभी 79 नंबर का संतोष ट्रॉफी हुआ था, जिसे सर्विसेज ने जीत लिया केरल को हराकर। उसके अलावा इंडियन ओशन शिप सागर पहल भारत की एक समुद्री पहल है, और अभी इसका दूसरा संस्करण लॉन्च हुआ था कोच्चि में। वैसे याद रखना, केरल का जो तटीय शहर है ना कोच्चि, इसको अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। ये प्रश्न तो एग्जाम में आ चुका है। और विधायकों के हस्ताक्षर को ट्रैक करने के लिए भी MLAtrack.com वेबसाइट केरल ने ही लॉन्च की थी। कोच्चि स्थित बहुसागर केंद्र को भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्र भंडार नामित किया गया। उसके अलावा अभी केरल का एक शहर है वर्कला,
और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा चलाई जा रही अंतरराष्ट्रीय पहल 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट में इसको शामिल किया गया। और केरल के एक वैज्ञानिक है एन अलीम यूसुफ, अभी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की तरफ से नेशनल अवार्ड इनको दिया गया था। तो ये सब बातें केरल से हैं। 2026 के ही ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न है केरल से, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में फसलों के लिए दुनिया का पहला एआई आधारित जीन एडिटर प्लांट ओपन CRISPR-1 अभी इसको किसने विकसित किया है? तो आंसर होगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है उड़ीसा में, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कटक उड़ीसा में है, उसी ने इसको तैयार किया है। तो जानते हैं इसके बारे में है क्या ये? तो एक्चुअली में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस दोनों के वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक नई तकनीक बनाई है, उसी का नाम दिया इन्होंने प्लांट ओपन CRISPR-1। क्या है ये तकनीक? तो ये पौधों के डीएनए को बहुत सटीक तरीके से बदलने वाला एक स्मार्ट टूल है। पहले वैज्ञानिकों को जीन एडिटिंग के लिए कुछ खास बैक्टीरिया वाले प्रोटीन चाहिए होते हैं, लेकिन अब एआई खुद बेहतर डिजाइन तैयार कर, मतलब जीन एडिटिंग कर सकते। क्या होता है जीन एडिटिंग, पहले उसके बारे में। जीन एडिटिंग का मतलब है पौधों के डीएनए में छोटे छोटे जरूरी बदलाव करना, जिससे क्या होता है, अगर फसल जल्दी खराब होती है तो उसे मजबूत बनाया जा सकता है। अगर पानी कम सहन करती है, मतलब उस फसल को पानी ज्यादा चाहिए, तो जीन एडिटिंग करके हम उसको ऐसा तैयार कर देंगे कि कम पानी में भी अच्छी फसल बन जाए। अगर उत्पादन कम हो रहा है तो जीन एडिटिंग करके हम उसको ज्यादा पैदावार वाली फसल बना सकते हैं। यानी कि जो भी पौधे की कमियां है उसको हम सुधार सकते हैं जीन एडिटिंग कर, मतलब उसकी कमियों को सुधारना। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी करते ही थे, लेकिन मैंने आपको बताया पहले वैज्ञानिकों को जीन एडिटिंग करने के लिए कुछ खास बैक्टीरिया वाले प्रोटीन की जरूरत पड़ती, लेकिन अब एआई की मदद से हम ऐसा करेंगे। तो इसमें एआई क्या करेगा? एआई लाखों जानकारियों का अध्ययन करके ये तय करता है कि पौधे के डीएनए में कहां पर बदलाव करना है, कौन सा बदलाव फायदेमंद रहेगा, बदलाव कैसे ज्यादा सुरक्षित और सटीक हो सकता है। यानी वैज्ञानिकों की स्मार्ट सहायक की तरह ये काम करेगा एआई। और इससे किसानों को क्या फायदा होगा? भाई फायदा ही फायदा है। अच्छा पौधा बनेगा तो इससे ज्यादा उत्पादन होगा, कम पानी में खेती अच्छी होगी, मौसम से सुरक्षा मतलब अगर सूखा पड़ गया या उतनी बरसात नहीं हुई जितनी फसल को चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण आप देख ही रहे हो, जब बारिश चाहिए होती है जब नहीं हो रही है, जब नहीं चाहिए होती है तब हो जाती है, मतलब कुछ भी हो रहा है। तो मौसम से सुरक्षा मिलेगी इसको, बीमारी और कीटों से बचाव होगा, बीमारियां नहीं लगेगी, तो किसानों को फायदा ही। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि इस तकनीक में पौधे के अंदर कोई बाहरी जीन स्थायी रूप से डालने की जरूरत नहीं है। इसी कारण से ये बदलाव ज्यादा प्राकृतिक और सुरक्षित माना जा रहा है। तो ओवरऑल जीन एडिटिंग, पौधे की जीन एडिटिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और उसके लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया। और इसमें मदद कौन कर रहा है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च भी इसमें मदद कर रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी भी बात कर लेते हैं। स्थापना होती है 16 जुलाई 1929, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, डायरेक्टर है मांगीलाल जाट, और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं, जिसका मुख्यालय हमने कहा कटक उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान में रखना ये सब। अगला प्रश्न देखिए। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आईआईटी कानपुर के जो डायरेक्टर हैं मनिंद्र अग्रवाल, इनको किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित लंदन रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है? तो आंसर होगा सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित। तो मनिंद्र अग्रवाल, इनको गणित और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में शानदार काम के लिए अभी रॉयल सोसाइटी का प्रतिष्ठित फेलो चुना गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणितीय तरीका बनाया है, जिसे AKS प्रिमिलिटी टेस्ट कहा जा रहा है। तो क्या करता है ये तरीका? ये तरीका कंप्यूटर को जल्दी पता लगाने में मदद करता है कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है या नहीं। आप सोच रहे होंगे कंप्यूटर के लिए तो बहुत आसान है, कंप्यूटर क्या करेगा मैं ही बता दूं, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। छोटे में तो कोई बता देगा, कि बड़ी बड़ी जो संख्याएं होती, बहुत बड़ी बड़ी संख्या, अगर उनका पता लगाना हो तो 10 डिजिट की, 15 डिजिट की, 100 डिजिट की, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के मामले में दिक्कत आती है। लेकिन अब इस तकनीक, जो इन्होंने तकनीक बनाई, जो तरीका इन्होंने बताया है, उसका इस्तेमाल करके जो कंप्यूटर है वो जल्दी पता लगा लेंगे कि कोई भी बड़ी संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है। ये इन्होंने अभी एक खोज की है, यूं समझो, और उसी के लिए इनको ये सम्मान मिला। तो फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना जाना, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सम्मान है। रॉयल सोसाइटी की बात करें, इसकी स्थापना 1660 में हुई, और इसी संस्था से पहले इसाक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन जैसे महान वैज्ञानिक जुड़े रहे। बाकी मनिंद्र अग्रवाल की बात करें तो ये आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर और एक विश्व प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। इन्हें कई महत्वपूर्ण अवार्ड्स मिल चुके हैं, ये दो आप याद रख सकते हैं, जैसे पद्मश्री 2013 में मिला, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार इनको 2003 में मिल चुका है। ठीक है, अब एक तरह से अवार्ड वाला ही प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराऊंगा। हमने पढ़ा था अरुंधति रॉय के बारे में, इनका एक मेमोयर संस्मरण आया था, मदर मेरी कम्स टू मी, और इसको ऑटोबायोग्राफी कैटेगरी में 2025 के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया। 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया कैलाश सत्यार्थी को। 2026 का वीटली अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, अभी
परवीन शेख और बरखा सुब्बा को दिया। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी, इनको बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला। ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 अभी किस भारतीय को मिला? डॉक्टर अतानुनाथ, असम के हैं ये वैज्ञानिक। वैसे कई लोगों को मिला है, लेकिन ये भारतीय हैं, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इनका। ये जो ब्रेक थ्रू प्राइज है इसे ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहते हैं। ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया विजय संतोष कुमार को। यूनेस्को गिलर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 दिया गया सुडानी पत्रकार सिंडिकेट को। पुलित्जर पुरस्कार 2026 आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को। डॉक्टर श्रीनिवास राव को हैदराबाद में साल 2024-25 के लिए प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिस इंडिया 2026 अभी इसका आयोजन हुआ था 61वां संस्करण भुवनेश्वर में। इसको जीता किसने? साध्वी सेल ने, गोवा से। स्वीडन ने अभी पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया। और उसके बाद जब ये नॉर्वे गए थे तो वहां का भी सर्वोच्च सम्मान इनको मिला, जिसको कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। और अभी जब ये फिर इटली गए तो इटली में FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है इटली की कैपिटल रोम में, तो वहीं पर पीएम मोदी को FAO का सबसे बड़ा सम्मान एग्रीकोला मेडल 2026 से सम्मानित किया। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड से ये ध्यान में रखना मेरे भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वीरा पासी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया, कहां पर किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, अभी उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लुधवारी गांव में पासी समाज के महानायक वीरा पासी की प्रतिमा, उनकी स्टैच्यू का अनावरण किया। वीरा पासी कौन थे? वे 19वीं शताब्दी के एक वीर स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका जन्म 11 नवंबर 1835 को रायबरेली जिले के लोधवारी गांव में हुआ था। वे शंकरपुर रियासत के जो शासक थे राणा बेनी माधव बख्श सिंह, उनके विश्वसनीय सेनापति और सहयोगी थे। और जब 1857 का विद्रोह हुआ था, या यूं कहें कि वीरा पासी जी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। और लोक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है, जब अंग्रेजों ने राणा बेनी माधव बख्श सिंह को बंदी बना लिया था, तब वीरा पासी ने अद्भुत साहस दिखाते हुए उन्हें जेल से मुक्त कराया था। इसलिए उन्हें 1857 के भूले बिसरे नायकों में गिना जाता है। और अभी उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हुए राहुल गांधी ने उनको शौर्य और संघर्ष का प्रतीक बताया। और स्टैच्यू से आपको याद आएगा पोट्टे श्री रामुलु जी की 58 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ सैक्रिफाइस कहा गया, अब इसे स्थापित किया गया था अमरावती आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जीवन एप्लीकेशन और शतायु जेरियाट्रिक केयर गिवर डैशबोर्ड को अभी किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने, जिसके मंत्री वीरेंद्र कुमार है। तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अभी बुजुर्गों की मदद के लिए ये 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स शुरू किए हैं, जीवन एप्लीकेशन और शतायु डैशबोर्ड। इनका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाना। दोनों की अलग अलग बात करें तो ये जो जीवन एप्लीकेशन है, ये बुजुर्गों के लिए एक आप कह सकते हो ऑल इन वन हेल्प एप्लीकेशन है। इसकी मदद से उन्हें जो भी सरकारी योजना उनके लिए आ रही है, हेल्थ सेवाएं, आपातकालीन सहायता होनी चाहिए, तो इन सब की जानकारी उनको एक ही जगह पर इस एप्लीकेशन में मिल जाएगी। और जो शतायु डैशबोर्ड है, ये एक डिजिटल सिस्टम हो गया जो बुजुर्गों की देखभाल करने वाले जो प्रशिक्षित केयर गिवर्स होते हैं, देखभाल करता होते हैं, जो बुजुर्गों की सहायता करते हैं, तो उनकी जानकारी आपको इस डैशबोर्ड में मिलेगी। मतलब यहां से आप पता कर सकते हो कि आपके जिले में जो प्रशिक्षित देखभाल करता है, केयर गिवर्स हैं, उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। यहाँ से आप पता कर सकते हो कि कौन सा केयर गिवर कितना प्रशिक्षित है, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। जो केयर गिवर्स हैं उसकी पहचान और रिकॉर्ड सत्यापित आप यहाँ पे कर पाओगे, ताकि जो बुजुर्ग है वो सुरक्षित रहे। सरकार को पता चलेगा कि भैया कहाँ पर देखभाल करने वाले लोग कम हैं, ताकि वहां पर वो ट्रेनिंग दे करके उस एरिया में केयर गिवर्स की देखभालकर्ताओं की संख्या बढ़ा सके। ठीक है, तो इन दोनों को लॉन्च करने का सरकार का उद्देश्य है बुजुर्गों को सुरक्षा और स्वास्थ्य सहायता आसानी से मिल सके, परिवारों को भरोसेमंद केयर गिवर्स मिल सके। बुजुर्गों की देखभाल का काम अब अधिक संगठित और प्रोफेशनल बनेगा और डिजिटल तकनीक के जरिए वरिष्ठ नागरिकों का जीवन आसान होगा। ठीक है, तो ये जीवन एप्लीकेशन और शतायु डैशबोर्ड का काम क्या है वो मैंने आपको समझा दिया डिटेल में। किसने लॉन्च किया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 2026 में देश का कौन सा जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड दुनिया के टॉप 5 बोर्ड में शामिल हो गया? तो आंसर होगा बंगलुरु। तो बंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अब इसको पानी की सप्लाई और सीवरेज यानी कि गंदे पानी की निकासी और सफाई के काम में दुनिया की सबसे अच्छी संस्थाओं में शामिल किया गया है। एक्चुअली में अभी स्पेन में जो अभी ग्लोबल वाटर समिट 2026 हो रहा था, वहां पर इस बंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को दुनिया की टॉप 5 जल उपयोगिता संस्थाओं में शामिल किया गया। ये सम्मान पाने वाली ये भारत की एकमात्र संस्था बन गई है। तो ये जो बंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड है, ये शहर में लोगों को पानी पहुंचाने और गंदे पानी को साफ करने का काम करता है। इससे पानी बचाने, गंदे पानी को दोबारा उपयोग करने और बेहतर जल प्रबंधन के लिए सराहा गया है। और अभी इसे
एक्चुअली में तीन बड़ी श्रेणियों में, तीन अलग अलग कैटेगरियों में टॉप 5 में जगह मिली है। एक तो यूटिलिटी ऑफ द ईयर, मतलब सबसे अच्छे जल सेवा संस्था के रूप में चुना गया। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 चैंपियन ऑफ द ईयर इसमें चुना गया, जो कि स्वच्छ पानी और स्वच्छता के लक्ष्य में बेहतरीन काम के लिए है। और वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर सबसे अच्छी जल परियोजना के श्रेणी में भी इसको चुना गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में साउथ कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का भी उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा इमजिंगक पार्क। तो एक्चुअली में अभी 21 मई को साउथ कोरिया के इमजिंगक पार्क में एक भारतीय युद्ध स्मारक बनाया गया और इसका उद्घाटन हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया जिन्होंने कोरियाई युद्ध के दौरान मानवता की सेवा की। भारतीय सेना के 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट ने यहाँ पे घायल सैनिकों और आम लोगों का इलाज किया था। इस यूनिट में 627 सैनिक थे और उन्होंने लगभग 2,22,000 मरीजों का इलाज किया। उनकी बहादुरी और सेवा के कारण उन्हें मरून एंजल्स कहा जाता है। और ये इमजिंगाक पार्क क्यों महत्वपूर्ण है? तो कोरिया युद्ध के बाद यहाँ युद्ध बंदियों को रखा गया था। 1954 में यहाँ हिंद नगर नाम का एक शिविर बनाया गया था जहां पे इनको रखा गया था। यहाँ करीब 22,000 युद्ध बंदियों को उनके देशों में वापस भेजने से पहले रखा गया था। इसीलिए ये जगह भारत और दक्षिण कोरिया दोनों के लिए ऐतिहासिक महत्व रखती है और यहीं पर अभी भारतीय युद्ध स्मारक बनाया गया जिसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इस भारतीय मेडिकल यूनिट का जो नेतृत्व किया था वो लेफ्टिनेंट कर्नल एजे रंगराज ने किया था और उनकी बहादुरी के लिए बाद में उनको महावीर चक्र से भी हमने सम्मानित किया था। तो इस स्मारक का महत्व क्या है? यह स्मारक भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को सम्मानित करता है और इससे भारत और दक्षिण कोरिया की दोस्ती और मजबूत होगी। दोनों देशों ने युद्ध वीरों की याद और संरक्षण के लिए एक समझौता भी किया। अच्छा, बात साउथ कोरिया की है। साउथ कोरिया में ये सब हुआ है तो साउथ कोरिया में आपको लिख करके चलता हूँ। देखो, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल होती है। करेंसी साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है ली जाए-म्यूंग। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? 38 डिग्री पैर। अच्छा, यहाँ की स्पेस एजेंसी अभी नई बनी थी, याद रखना, कासा उसका नाम है। ठीक है। और स्कूल कक्षा में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक भी अभी साउथ कोरिया ने पारित किया था। अभी भारत और साउथ कोरिया के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ था, इन रॉकेन एक्सरसाइज। पहली बार हुआ था ये। कहां पर? साउथ कोरिया के बुसान नौसेना बंदरगाह पर, जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री ने हिस्सा लिया था। अभी आपको याद हो तो साउथ कोरिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जिसे कहते हैं ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुंगुंगवा से सम्मानित किया और यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने म्यांमार में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जो पेरिस समझौते के तहत कार्बन क्रेडिट पाने वाली दुनिया की पहली परियोजना बन गई। उसके अलावा साउथ कोरिया में पहली बार एक रोबोट को बौद्ध भिक्षु यानी कि मॉन्क की तरह दीक्षा दी गई। इस रोबोट का नाम है गाबी। और ये और देखो, पिछले साल जो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हुआ था ना, साउथ कोरिया में हुआ था, जहां पे भारत ने 2 मेडल जीते। इस तरह से अब रैंकिंग में आप देखोगे तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा था, फ्रांस के साथ। टॉप पर साउथ कोरिया ही था। और याद रखना, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड जो बनेगा ये तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में बनेगा। भारत और साउथ कोरिया मिलकर के बना। ठीक है, तो साउथ कोरिया से सारी बातें हो गई। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अभी 2026 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को मिला है? तो ताइवान ट्रेवलॉग को मिला है, जिसके लेखक एक ताइवानी लेखक ही है, यांग शुआंगजी। फिर अगले में आपसे पूछा कि अभी 2025-26 का जो इंडियन सुपर लीग है इसका खिताब किसने जीत लिया? पहली बार जीता ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। फिर अगले में आपसे पूछा गया कि एक बुक आई है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज, इसके लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड ने इस बुक को लिखा है। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष बन गए अभी फिर से भरत सिंह चौहान इनका नाम है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीकोला मेडल 2026 से सम्मानित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारत ने किस देश के सहयोग से वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया? तो आंसर होगा इटली। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के आधिकारिक सर्वे में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो कुंभलगढ़ किले की दीवार को। और फिर आपसे पूछा कि पंजत महोत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। फिर पूछा श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने वाला एक मुक्त डिजिटल रोजगार मंच श्रम मित्र एप्लीकेशन को अभी किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने इसको लॉन्च किया। फिर आपसे पूछा था विश्व कछुआ दिवस मनाया गया, तो आंसर होगा 23 मई। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। एक बुक आपसे पूछी थी टाइड्स ऑफ टाइम, इस बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा सुधा मूर्ति ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।